सर साउंड नहीं आ रहा है। आप लोग में से किसी कोई सुन रहे हैं या मेरा मोबाइल में प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई आवाज अभी नहीं आई है। अच्छा ठीक ठीक, कोई थैंक यू। आवाज नहीं आ रही है। संतोष सर तो जुड़ गए हैं। संतोष सर जुड़ के लेफ्ट हो गए थे। संतोष सर सुन पा रहे हैं मुझे? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सर। प्रणाम बढ़िया है। सर। देखिए जी। तो नोट्स मिल गया 1857 का। हाँ सर। हाँ सर, मिल गया। चलिए, तो कैसी चल रही तैयारी आप लोगों की? एक बार पढ़ेगा। उनके नोट्स भेजे हैं सर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ सर करना? आज आंसर लिखे चेक कर दीजिएगा। हम्म। हाँ लवली, सर बहुत आंसर साइलेंट थी लिखे आज तो। भेजे, चेक कर दीजिएगा। ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है? तबियत खराब था सर, इसलिए क्लास नहीं कर रहे थे। नहीं सर, ऑर्डर नहीं नहीं नहीं। दिए। ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है? सर बहुत सारा आंसर है, चेक नहीं हुआ है। हाँ वो मैं इसका जिम्मेदार हूँ, लेकिन इसका जिम्मेदार मैं ही नहीं, परिस्थिति है कि खुद अपने लिए समय नहीं मिल पा रहा है अभी। बहुत मुश्किल से हम आप लोगों के लिए समय निकाल पा रहे हैं। सर हम थोड़ा लोग सा का बेड़ा पार करवा दीजिए। वो तो देख ही रहे हैं ना धर्मेंद्र। किसी भी परिस्थिति में होता है, अगर संभव होता है तो मैं क्लास लेने के जरूर आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी जी। जहाँ अगर, क्योंकि अब पब्लिक अपीयरेंस होने लगा है तो दिक्कतें वहां आने लगती। फिर भी सर इतना टाइम निकाल रहे हैं हम लोग के लिए, बहुत बड़ी बात है सर। थोड़ा सा जब तक सेटल नहीं हो जाएगा आदमी, थोड़ा सा सब कुछ से स्थिर नहीं हो जाएगा तो थोड़ी सी दिक्कतें तो होंगी अभी, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। लेकिन जी जैसे ही सब चीज स्थिर हो जाएगा फिर चलिए। तो कहाँ थे हम लोग? आर्ट एंड कल्चर हो गया, ट्राइबल मूवमेंट हो गया। कोई परेशानी यहाँ तक किन्हीं को? नहीं सर।
कोई परेशानी नहीं है? नहीं सर। कोई सर प्रश्न? मेंस का मेरा 2 दिन छूट गया है सर। ऑफिस से बहुत लेट आया तो कल भी छूट गया, परसों भी छूट गया, 2 दिन छूट गया सर। आज तो आ गया हूँ टाइम से। रिकॉर्डिंग है ना सूर्यकांत, उसको देख जी लीजिए ना, वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है रिकॉर्डिंग ना? नहीं, लगता है कि रिकॉर्डिंग नहीं आया सर, देखा नहीं हूँ। आ गया होगा। 2-3 दिन नहीं, का रिकॉर्डिंग नहीं मिला है। नहीं मिल रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है ना क्लास? हाँ सर, रिकॉर्ड यस तो सर, हुआ हो होगा। रहा है। एक बार राज सर को इंटीमेट कर दीजिएगा कि सर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है? यस सर। चलिए, तो आज बात करते हैं हम लोग 1857 की क्रांति या विद्रोह के संदर्भ में और बिहार के संदर्भ में परिचर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का ट्रेंड्स क्या रहा है और इसका कैसे आंसर के रूप में फॉर्मेशन होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए बताइए क्या क्या क्वेश्चन पूछा है 1857 से। अठारह सौ संतावन से क्या क्या क्वेश्चन पूछा है? 65th में पूछा था सर, 1857 की क्रांति की कारण। ठीक है। 66 में नहीं पूछा है? ये सर 66 में नहीं पूछा है? नो सर, नहीं पूछा है, नहीं पूछा है। चलिए 65 में क्या है क्वेश्चन? 65 में क्वेश्चन क्या पूछा है बीपीएससी ने? 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, बिहार में उसका प्रभाव क्या था? तो लिखिए 1857 की क्रांति के कारण और बिहार में उसका प्रभाव। 1857 की क्रांति के कारण और बिहार में उसका प्रभाव। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 64 में क्या पूछा है? इसमें नहीं पूछा है, 63 में पूछा है। 63 में क्या पूछा है? 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान की विवेचना कीजिए। उसके बाद 56 में पूछा है, बिहार के विशेष संदर्भ में 1857 की क्रांति के महत्व की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। उसके बाद 53 में पूछा है, देखिए 1857 की क्वेश्चन क्रांति में 63rd का क्वेश्चन है। लिखवाना भी है लवली, ओ लिखाना भी है, जी सर। ठीक है? हाँ। तो 63rd में लिखिए क्या पूछा है कि 1857 के बिहार के विद्रोह में बिहार के योगदान की विवेचना कीजिए। अठारह संतावन के विद्रोह में बिहार के योगदान की विवेचना कीजिए। अठारह संतावन के विद्रोह में बिहार के योगदान की विवेचना कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए 60 से 62 में क्या पूछा है? 56 से 59 में पूछा है। 60 से 62 में नहीं पूछा है? नहीं सर। एक चीज तो देख रहे हैं ना कि एक साल गैप करके 1857 ने क्वेश्चन को पूछ रहा है, ये कर रहा है ना? जी सर। जी सर। बच्चे 90 सीट और है कि इंक्रीज हुआ है? ओके, बीपीएससी में। और ये जो है कि अभी 10-15 मिनट पहले का सूचना है। कितना सर ऐड हुआ है? 90। देखिए पोस्ट 1000 के आसपास जाने वाला है, सीटीओ ठीक का है ना? अभी और सीटें आएगी, ठीक है? पोस्ट 1000 के आसपास जाने वाला है।
अभी सीटें और आएगी, और वो सीटें ये 1000 के आसपास तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ 950 हो जाएगी। वही सर, वही हो गया ना, 1000 के आसपास का तो मतलब वही है। हाँ सर हमको तो एक सीट लेना है बस। एक सीट दिख रहा है, लक्षण दिख रहा है, एक दिन पकड़ के सबको पीटेंगे, है ना। इतना मेहनत करने के बाद जो अब जब पूछते हैं कि कितना कैसा है परफॉर्मेंस, तो के हाथ किसी का खड़ा नहीं होता है। कोई किसी से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, किसी से, किसी भी बच्चे से, एक भी बच्चे से नहीं। आज परमानंद जो है कि बिल्कुल कि चुपचाप साइलेंट मोड में बैठे। परमानंद अच्छा, हाँ सर, साइलेंट मोड में नहीं है सर। सामने डांट पड़ी है ना आपको? हाँ सर। आपसे तो उम्मीद कभी नहीं करते हैं कि आप साइलेंट चल जाइए या फिर आप एक्सक्यूज दीजिए कि सर नहीं हो पाया। नहीं सर, ऐसा तो नहीं करते हैं सर। सर डांट पड़ने के बाद अब लगा कि अब पढ़ना चाहिए। हाँ, डांट पड़ने के बाद पता चलता है ना। यस सर। चलिए ठीक है, आप क्लास कर लीजिए, फिर सुबह में मिलते हैं आपसे। सर रिकॉर्डिंग बच्चे कह रहे थे कि सर नहीं मिला है। सर बिजी हो जा रहा हूँ, है ना। सारे रिकॉर्डिंग रखा हूँ, बच्चे लेख को लिए ही रखा हूँ ना, सारे उपलब्ध हो जाएगा। जब ठीक है, मैं खुद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो जाएगा कहाँ रिकॉर्डिंग। चलिए तो 56 से मैं कह रहा था कि क्वेश्चन जो बीपीएससी ने पूछना का शुरू किया है, ट्रेंड्स क्या रहा है। एक साल गैप करके 1857 को पूछा है, यानी 65 में पूछा है, 66 में नहीं पूछा है। इसका मतलब क्या है, 67 में पूछने की प्रबल संभावनाएं है ना। यस सर। तो इस तरीके से आप गेस कर सकते हैं कि क्वेश्चन कौन सा इस बार पूछेगा, कौन सा नहीं पूछ सकता, किस टॉपिक से लेकर क्वेश्चन पूछेगा और किस टॉपिक को लेकर पूछने की संभावनाएं कम है। ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकता है, तो संभावनाएं कम है। इस आधार पर भी ठीक है। तो लिखिए 56 से 59 में क्या पूछा है। बिहार के विशेष संदर्भ में में 1857 की क्रांति के महत्व की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। बिहार के विशेष संदर्भ में 1857 की क्रांति के महत्व की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्या है। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो लिखिए 1857 क्रांति में कुंवर सिंह के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रांति में कुंवर सिंह के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विप्लव के उद्भव के कारणों की विवेचना कीजिए तथा इसकी असफलता का उल्लेख कीजिए। कब पूछा है। 47 लिखिए बिहार में 1857 के विप्लव के उद्भव के कारणों की विवेचना कीजिए। बिहार में 1857 की क्रांति के विप्लव के उद्भव के कारणों की विवेचना कीजिए तथा इसकी असफलता का उल्लेख कीजिए। इसकी असफलता का उल्लेख कीजिए। ठीक है।
और कोई क्वेश्चन है? और क्या पूछा है? रिपीटेड है सर 43 में। 43 में रिपीटेड है। क्या पूछा है? 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो वहाँ क्या है? एक सर 41 योगदान में है सर, क्या है? एक 41 में सर पूछा है सर 41 है इस निष्कर्ष इस पर हाँ, निवारण कठिन है कि 1857 का तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता संग्राम है। समीक्षा कीजिए। ये आरसी मजूमदार का स्टेटमेंट है और यह जो है मेंस का क्वेश्चन था जिसको उठा के पटक दिया है इसमें। ठीक है, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, तो लिखवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1857 क्रांति न तो प्रथम न तो राष्ट्रीय न तो प्रथम न तो राष्ट्रीय हाँ और क्या है? हाँ और न तो स्वतंत्रता संग्राम। नहीं, ऐसी ठीक है, पढ़ाई कर न ली तो बोलो। प्रथम न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ले लो टिकट, धर्मेंद्र निकल रहो। धर्मेंद्र सनली टी मानी शर्ट सनला मु तभी फोन करके धर्मेंद्र टी शर्ट बाद में सनली खरीदिएगा। मानी सनला हूँ बात करके ना लगे। नहीं बोल गेलियो हो। ठीक है, तब देखिए मार्केटिंग भी फोन पे ही हो रहा है, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में है और मार्केटिंग भी साथ में चल रही। सर रिपीट कर दीजिए ना। देखिए 1857 का विद्रोह न तो प्रथम न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। क्या करना है इसका मूल्यांकन? समीक्षा सर, समीक्षा करें। समीक्षा करना है, समीक्षा कीजिए। और कोई प्रश्न है जिसको बीपीएससी ने पूछा है? सर अब इसके अलावा नहीं है, 39वीं तक नहीं है, 38 39वीं तक। सर विप्लव का मतलब आंदोलन होता है क्या? क्या हुआ? ठीक है, चलिए तो बात करते हैं 1857 के क्रांति के संदर्भ में। लिख लीजिए भूमिका क्या लिखना है ये। तो चलिए पहले बताइए क्या इसमें से टॉपिक्स निकला है। सर इसके कारण बिहार में उस पहले तो भूमिका सर। पहला लिखिए पृष्ठभूमि। यस सर। कारण महत्व, उद्देश्य, स्वरूप या प्रकृति, स्वरूप कारण के बाद या आवाज नहीं पता प्रकृति। चला। कारण के बाद लिखिए उद्देश्य, उद्देश्य, स्वरूप या प्रकृति,
सेम हुआ सर, उद्देश्य प्रकृति ये सब सेम बढ़ हुआ। नहीं, उद्देश्य अलग है, स्वरूप या प्रकृति एक है। महत्व, महत्व, असफलता के कारण, असफलता के कारण, असफलता के कारण। उसके बाद लिखिए बिहार, ये तो एक यूनिवर्सल है। प्रभाव या एक प्रभाव या परिणाम नहीं होगा सर? हाँ, वो भी आ जाएगा, वो भी लिख सकते हैं, प्रभाव या परिणाम। तो बिहार के संदर्भ में ज्यादा बेहतर रहेगा, खैर लिख लीजिए, उसी को हम बिहार के संदर्भ में एक्सप्लेन कर लेंगे। बिहार में लिखिए क्या क्या रखना, प्रगति, 1857 की प्रगति बिहार में कैसी रही, विस्तार या प्रगति। योगदान, योगदान, जन भागीदारी, योगदान, जन भागीदारी। जन भागीदारी के बाद लिखिए कुंवर सिंह की भूमिका या योगदान, कुंवर सिंह की भूमिका या योगदान। ठीक है, चलिए, और तो नहीं बचा कुछ? एक बार रिपीट कर दीजिए, जन भागीदारी के बाद। नहीं सर। कुंवर सिंह की भूमिका या योगदान, कुंवर सिंह की भूमिका या योगदान। चलिए, पर्याप्त है इतने? और कोई डायमेंशन बचा? नहीं सर, सारे हो गए। नहीं सर, हो गया सर। सर ये आलोचनात्मक क्या होगा? आलोचनात्मक विवेचना, इसमें क्या करना है? ये भी लिखे। जो असफलता के कारण थे वही तो आलोचना हो जाएगी ना, जो कमियां रही उसी की आलोचना करेंगे ना आप। आलोचना में क्या लेंगे, जो कमियां थी 1857 क्रांति की। सर जी जी सर सर। आलोचना में सर सीमाएं इसका व्यक्त करने सर, सीमाएं ऐसे। हाँ सूर्यकांत, वही मैं कह रहा हूँ कि जो कमियां हैं उसी को आप व्यक्त करेंगे ना। जी। और कमियां कहाँ बताएंगे, जो असफलता का कारण रहे वही कमियां बताएंगे ना हम लोग। यस सर, यस सर। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग 1857 के क्रांति की। लिखिए स्टेटमेंट एक या भूमिका लिख लीजिए। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। अठारह संतावन का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है।
1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह कोई ऐसी घटना नहीं थी जो अचानक हो गई हो। यह कोई ऐसी घटना नहीं थी जो अचानक हो गई हो। और न ही कोई ऐसा प्रसंग था और न ही कोई ऐसा प्रसंग था और न ही कोई ऐसा प्रसंग था जो भारत के किसी सुदूरवर्ती क्षेत्र में हुआ हो। जो भारत के किसी सुदूरवर्ती क्षेत्र में हुआ हो। बल्कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। बल्कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। सतही रूप में सैनिक विद्रोह से आरंभ इस विद्रोह ने रिपीट सतही करेंगे रूप सर। में सतही रूप में सैनिक विद्रोह से आरंभ सतही रूप में सैनिक विद्रोह से आरंभ इस विद्रोह ने समूचे भारत की जनता समूचे भारत की जनता समूचे भारत की जनता कृषकों मजदूरों हस्तशिल्पियों रजवाड़ों और जनजातियों को अपनी चपेट में ले लिया और जनजातियों को अपनी चपेट में ले लिया। इसी कारण इसकी महत्ता के संदर्भ में इतिहासकार आरसी मौजूदार लिखते हैं कि इसी कारण इसकी महत्ता के संदर्भ में आरसी मजूमदार लिखते हैं कि सन 1857 का विद्रोह सन 1857 का महान विद्रोह सन 1857 का महान विद्रोह भारतीय शासन के स्वरूप और देश के भावी विकास में मौलिक परिवर्तन लाया। सन 1857 का महान विद्रोह भारतीय शासन के स्वरूप और देश के भावी विकास में मौलिक परिवर्तन लाया।
लिख लिए? लिख लिए? यस सर। यस सर। बात तो स्पष्ट हुई? कुछ लगा कि भूमिका कैसे लिखना चाहिए जी या सर। कैसा होना चाहिए? यस सर। कुछ नयापन लगा? हाँ सर। सर जी सर। चलिए, तो ये क्या था 1857 क्रांति के संदर्भ में कि न तो कोई ऐसी घटना थी और न ही कोई ऐसा प्रसंग था जो भारत के किसी क्षेत्र में घटित हुआ हो, बल्कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, राष्ट्रीय परिघटना थी, जिसने क्या किया, भारत के भावी शासन और प्रशासन के स्वरूप और में मौलिक परिवर्तन लाता है और यह निश्चित करता है कि आने वाला भारत का भविष्य कैसा होने वाला है, उसकी शासन की प्रकृति कैसी होने वाली है। ठीक है, तो ये चीजें 1857 क्रांति के संदर्भ में है। अब आता है कि आखिर अब प्रश्न उठता है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी या कारण थे जिसके कारण जो है 1857 की क्रांति जैसी महान जो परिघटना है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, उसे हम देखते हैं। ठीक है, तो अब कारणों की बात करते हैं। तो कारण के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो हमने देखा जैसे ही औपनिवेशिक सत्ता का भारत में आगमन होता है 1764 औपनिवेशिक सत्ता यानी कि ब्रिटिश जो हैं वो भारत में स्थापित होते हैं, उसकी सत्ता कायम होती है, तो वो क्या है, अब धीरे धीरे अपनी जो उद्देश्य है, अपनी जो रणनीति है और अपने जो कार्यक्रम है उसमें परिवर्तन लाता है। मतलब क्या हुआ कि जब 1608 में ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है, भारत आती है, तो वह एक व्यापारिक कंपनी होती है जिसका मूल उद्देश्य क्या होता है कि भारत के साथ हमें क्या करना है, व्यापार करना है और यहाँ की जो वस्तुएं हैं जिसकी यूरोपियन मार्केट में क्या है, अत्यधिक डिमांड है, वो इस लाभकारी व्यवसाय में अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी और परिणाम स्वरूप वो क्या करेगा कि भारत से जो विनिर्मित उत्पाद हैं उसको खरीदेगा और उसे जाकर यूरोपियन मार्केट में बेचेगा और फिर जो यूरोपियन करेंसी है जिसे बुलियन कहा जाता था, सोने का सिक्का, उससे भारत को भेजेगा। तो यह परिघटना कब तक चलती रहती है, 1757 तक। और 1757 और 1764 के बाद धीरे धीरे कंपनी क्या करेगी, अपने उद्देश्य में 1813 तक कंपनी का उद्देश्य क्या रहेगा, तो वाणिज्यवाद ही रहेगा, लेकिन इसकी प्रकृति चेंज हो जाएगी। प्रकृति क्या चेंज होगी,
तो प्रकृति इस रूप में चेंज होगी कि पहले क्या था, यूरोपियन बुलियन भारत आता था, लेकिन अब क्या होगा, तो अब होगा उद्देश्य वाणिज्यवाद ही, लेकिन इसमें दो परिवर्तन आएंगे। पहला कि शोषण मूलक व्यवस्था होगी। शोषण मूलक व्यवस्था कहने का मतलब क्या है कि जब भी कंपनी एक वणिक कंपनी थी, तब जो खरीदार और जो सप्लायर है उसके बीच जो संबंध था, और जब एक शासक कंपनी है तो एक सप्लायर और एक खरीदार के बीच जो संबंध होगा, दोनों में क्या होगा, अंतर होगा। तो खरीदार जब अब शासक बन गया है तो वो क्या करेगा, बाय फोर्सली वो आपसे सामान खरीदेगा और उसका सही मूल्य भी नहीं देगा। तो दूसरा बात क्या होगा, तो दूसरा बात होगा कि पहले क्या था, बुलियन यूरोप से भारत आता था, लेकिन अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि भारत से के रुपए से ही हम क्या करेंगे, इन भारतीय वस्तुओं को खरीदेंगे, और इन भारतीय वस्तुओं को खरीदने के पश्चात हम इसे यूरोप में बेचकर हम क्या करेंगे, दोहरा लाभ कमाएंगे। यानी कि अब कंपनी का इनपुट कॉस्ट जो है वो खत्म हो चुका है, सिर्फ सिर्फ क्या है, उसका बेनिफिट ही। इधर भारत से उसे रुपया मिलता है जिससे वो क्या करता है, वस्तु खरीदता है, और यूरोप में बेचने के बाद भी उसे क्या है, जो पैसा मिलता है वो भी उसे किसी को कुछ लायबिलिटी है नहीं उसमें। तो ये दो परिवर्तन आपको 1813 तक वाणिज्यवाद में दिखाई देगा। बातें स्पष्ट हो रही हैं? यस सर। जी सर। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, जो भारत की जो आर्थिक स्वतंत्रता थी, भारत का जो कहते हैं कि जो व्यापारी वर्ग थे, जो हस्तशिल्पी थे, और जो कारीगर वगैरह थे, जो जमींदार थे, जो रजवाड़े थे, उन सभी की क्या होगी, उन सभी की जो स्थिति है, आर्थिक हो सामाजिक हो, उस सभी में गिरावट की स्थिति दिखाई देगी आपको। तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में जब इनकी गिरावट होगी, तो परिणाम स्वरूप उनमें इस औपनिवेशिक सत्ता के प्रति भावना हो, और होगा वो औद्योगिक पूंजीवाद का दौर होगा। और औद्योगिक पूंजीवाद में क्या है, तो अब क्या करना था कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी या हो रही थी, और ऐसी परिस्थिति में उसे क्या करना था, तो एक कच्चे माल के सप्लायर की खोज करनी थी, और दूसरा करना था कि विनिर्मित माल के खरीदार की खोज करनी थी। ठीक है, तो कच्चे माल के सप्लायर और विनिर्मित माल के खरीदार के रूप में। तो इसके संदर्भ में दो पक्ष थे, दो उपनिवेश ऐसे थे जो क्या कर सकता था, तो ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चे माल की जरूरतों को पूरा कर सकता था, और एक था अमेरिका और दूसरा था भारत। लेकिन आपको पता है कि 1776 में जब अमेरिकी क्रांति होगी, परिणाम स्वरूप अमेरिका जैसा एक उपनिवेश जो क्या है, बहुत ही बड़ा उपनिवेश था, वो अमेरिका ब्रिटेन के चंगुल से निकल जाएगा। तो अब यहां से क्या होगा, परिस्थितियां चेंज होगी, और परिस्थितियां चेंज क्या होंगी, तो भारत पर अब धीरे धीरे ब्रिटिश जो एम्पायर है उसकी पकड़ मजबूत होती चली जाएगी, और पकड़ मजबूत होने के क्रम में आप देखेंगे कि यहीं से क्या होगा, आप रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, ठीक है,
ऐसी जो एक्ट है उसका एक सिलसिला शुरू होगा, होता है ना? हम्म, होता है या जी नहीं सर। होता है? यस सर। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा उस समय क्या होगा, अमेरिकी क्रांति चल रही होगी। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, उस समय क्या होगा, अमेरिकी क्रांति खत्म हो चुकी होगी और एक उपनिवेश के रूप में वो ब्रिटिश एम्पायर से बाहर चला गया हो। तो इससे क्या हुआ कि अब आर्थिक पकड़ को हमें बचाए और मजबूत करने के लिए हमें क्या करना था, उसके प्रशासनिक पकड़ को भी मजबूत करना था और ऐसी शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था को डेवलप करनी थी ताकि अमेरिका जैसा हश्र भारत में न हो। ठीक है, तो हमने कहा कि 1813 के बाद जब परिस्थितियां क्या होंगी, तो भारत को एक कच्चे माल के सप्लायर के रूप में और ब्रिटेन से विनिर्मित माल के खरीदार के रूप में, एक बायर के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। और वह परिवर्तन कैसे होगा, तो परिवर्तन वैसा होगा कि जब हम क्या करेंगे, भारत की जो आर्थिक मजबूती है उसे हमें क्या करना होगा, खत्म करना होगा। और भारत की आर्थिक मजबूती क्या थी, तो उसका हस्तशिल्प था। भारत की आर्थिक मजबूती क्या थी, तो उसका आत्मनिर्भर ग्रामीण समाज था। भारत की मजबूती क्या थी, तो एक जो कनेक्टिविटी थी कृषि और उद्योग के बीच, उसे हमें तोड़ना था। तब अब क्या करेगा ब्रिटेन, यहीं पर अब अपनी चालबाजी शुरू करेगा। एक तो क्या करेगा, भारतीय वस्तुओं को ब्रिटेन में प्रतिबंधित कर देगा। तो एक बड़ा जो खरीदार वर्ग है वो ही, जब भारत के सब वस्तुओं के खरीदार वर्ग क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, तो कहीं न कहीं इससे भारत को एक व्यापक स्तर पर आर्थिक हानि होने वाली। उसके जो परंपरागत शिल्प उद्योग हैं, उसके जो परंपरागत कुटीर उद्योग हैं, उसके जो परंपरागत आत्मनिर्भर ग्रामीण समाज है, वो धीरे धीरे क्या होगा, टूटना शुरू हो जाएगा। यानी कि हस्तशिल्प अब क्या होंगे, मजदूर के रूप में परिवर्तित होने लगेंगे। ठीक है, दूसरा क्या करेगा, तो दूसरा करेगा कि भारत से कच्चे से और इससे वो क्या करेगा, तो संचार साधनों का विकास करेगा। इसी क्रम में वो रेलवे नेटवर्क का विकास, सीमावर्ती क्षेत्रों से क्या हो, उसके जो संसाधन है उसको हम ब्रिटेन भेजकर वहां पे औद्योगिक परिसर को कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कर सके। ठीक है, इसके अलावा क्या किया गया, तो भारतीय वस्तुओं पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है और इंपोर्ट ड्यूटी है, इसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। जबकि जो ब्रिटिश वस्तुएं हैं उस पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी 0 कर दिया गया। तो ऐसी परिस्थिति में जब प्रशासन का सपोर्ट मिला, राजनीतिक समर्थन नहीं मिला, तो परिणाम स्वरूप भारतीय वस्तु प्रतिस्पर्धा में भी पिछड़ती चली गई और अंततः भारत की जो आर्थिक मजबूती थी वो निरंतर धीरे धीरे खत्म होती चली गई और एक सोने की चिड़िया वाला देश गरीबी, भुखमरी, अकाल और त्रासदी की जो भयावहता है उसके चंगुल में निरंतर फंसता चला। तो ये तो आर्थिक परिस्थितियों में देखते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होगा, परिणाम स्वरूप जैसे ही औद्योगिक संरचना धूमिल होगी तो कृषि पर दबाव निरंतर बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एक रोजगार के विकल्प के रूप में कृषि ही क्या था, वहां पर विद्यमान था, जहां मजदूर के रूप में आप काम करके अपनी जीविका को उपार्जित कर सकते थे, चला सकते थे।
तो इससे कृषि पर जनसंख्या का दबाव निरंतर बढ़ता चला जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेगारी है जनसंख्या का दबाव है वो निरंतर बढ़ता चला जाएगा, और इसका परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं कि कृषि पर जनसंख्या का दबाव क्या है, निरंतर बना हुआ है। इसके अलावा देखिए राजनीतिक स्तर पर देखते हैं कि 1757 के बाद क्या किया गया, निरंतर जो है 1848 तक अपने विजित कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है ब्रिटेन, और भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। तो दूसरी तरफ जो सहायक संधि वाले राज्य थे उसके साथ भी अब संबंधों का वो निर्धारण करना शुरू करता है। तो जब शासन बदल गया, सत्ता बदल गई, तो जो पूर्ववर्ती शासक और उस पर निर्भर अधिकारी थे, सामंतवाद वर्ग थे, वो अब क्या होंगे, उनके अधिकार में कमी हो जाएगी, उनकी सामाजिक राजनीतिक पूछ में कमी हो जाएगी, और वे उपेक्षा के शिकार होते चले जाएंगे। तो कहीं न कहीं उनका जो गरिमामयी स्थिति थी, उनकी जो प्रभावी स्थिति थी, उसको प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करेंगे, और परिणाम स्वरूप वो ऐसी मौके के तलाश में होंगे जहां से वो अंग्रेजी सत्ता को बेदखल कर पुनः जो उनके अधिकार हैं उसको प्राप्त कर सके। तो दूसरी तरफ क्या होगा कि अब जो सहायक संधि वाले राज्य हैं उसको भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा हड़पना शुरू कर दिया जाएगा, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। और इसके लिए डलहौजी क्या करेगा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति लेकर आएगा, और इसके माध्यम से वो गोद लेने की परंपरा वगैरह की जो परिघटना है उसको बंद करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने का प्रयास करेगा, जिसके मूल में क्या था, जिसके मूल में था आर्थिक कारण ज्यादा पक्ष में मजबूत नहीं थे। क्यों? क्योंकि भारत को क्या करना था, एक बड़े बाजार के रूप में कन्वर्ट करना था, और भारत को एक कच्चे माल के सप्लायर के रूप में कन्वर्ट करना था, ताकि ब्रिटिश औद्योगिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। और यह तभी संभव था कि जब ब्रिटेन का भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर क्या होता, प्रत्यक्ष नियंत्रण हो। बातें स्पष्ट हो रही है? यस सर। यस सर। कुछ नयापन लग रहा है? कुछ नयापन लग रहा है? यस हाँ सर। सर। यस सर। राजनीतिक पे पहुंचे। अब राजनीतिक से क्या करते हैं, सामाजिक और धार्मिक पक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। और सामाजिक और धार्मिक पक्ष की ओर आगे बढ़ने के क्रम में हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे 1757 के बाद क्या होगा, ब्रिटेन के द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप किया जाएगा। जबकि ब्रिटेन से पूर्व का जो भी एम्पायर था वो सामाजिक परिघटनाओं में हस्तक्षेप नहीं करता था। ग्रामीण समाज इस राजनीतिक उथल पुथल से क्या था, अछूता रह जाता था। सामाजिक स्तर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था इस राजनीतिक उथल पुथल का। लेकिन जब ब्रिटिश एम्पायर आएगी तो बड़े पैमाने पर भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक अवसंरचना में परिवर्तन करने की कोशिश करेगी। और इसमें देखिए तो हमने कहा कि जो विभिन्न क्या किया जाएगा, एक्ट लाया जाएगा, जिसमें सती प्रथा की बात कर लीजिए, विधवा पुनर्विवाह की बात कर लीजिए, दास प्रथा की बात कर लीजिए, ठगी प्रथा की बात कर लीजिए, या जो भी है। एक तो ये परिघटनाएं थी कि एक्ट लाकर। दूसरी परिघटना इसमें देखिए तो हमने कहा कि जब ब्रिटिश एम्पायर से पहले के जो भी एम्पायर थे, चाहे वो मुगल एम्पायर हो, सल्तनत हो, मौर्य हो, पाला हो, यहाँ पर मौलवियों और ब्राह्मणों की क्या थी, पूछ अधिक थी। और न्यायिक कार्यों में इनकी भूमिका क्या होती थी,
महत्वपूर्ण होती थी। लेकिन जब ब्रिटिश एम्पायर आएगा तो उस समय वो क्या करेगी, तो नई प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था का आरोपण करेगी। वो क्या करेगी, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेसी की बात करेगी और डेमोक्रेसी के संदर्भ में कहेगा कि यहाँ पर न तो कोई ऊंचा है और न तो कोई नीचा है, और एक मनुष्य होने के नाते सभी क्या है, एक समान। लेकिन भारत का समाज क्या था, तो भारत का समाज इसके विपरीत था। जहाँ पे क्या था, ऊंच नीच की भावनाएं थी, जहाँ पर क्या था, वर्गीय विभेद था, जहाँ पर क्या था, छुआछूत जैसी परिघटनाएं थी। लेकिन जब ब्रिटेन आएगा तो वह क्या कहेगा, भाई जो समाज का सबसे वंचित तबका या निम्न तबका है और सवर्ण तबका है, सभी को क्या है, कोर्ट के कटघरे में खड़ा करके एक ही तरह की सजा दूंगा। जबकि इससे पहले क्या थी कि अगर समाज का वंचित तबका है तो उसके जीभ पे खौलता हुआ तेल डाला जाएगा, और जब तेल डाला जाएगा अगर उसका जीभ जल गया तो उसने क्या की है, चोरी की। और वहीं अगर ब्राह्मण परिवार का सदस्य होगा, उसके मंत्र, एक कान में मंत्र फूका जाएगा, और मंत्र फूकने के क्रम में अगर वह जल गया तब क्या होगा, वो चोरी किया। तो यह जो विभेदीकृत न्यायिक व्यवस्था थी, इसको यहाँ पर समाप्त करते हुए क्या किया जाएगा, एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था को क्रियान्वित किया जाएगा। तो परिणाम स्वरूप समाज का जो अधिकार संपन्न वर्ग था वो भी क्या होगा, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है। और हमने कहा कि जो परंपरागत रजवाड़े और सल्तनत या एम्पायर पर जो निर्भर वर्ग था वो भी क्या होगा, अपने वैश्विक सत्ता के विरुद्ध हो जाएगा। जिसमें हमने कहा कि पुरोहित वर्ग हो गए या जो काजी वर्ग हैं, ये सब जो हैं, ये सब क्या न्यायिक गतिविधियों में शामिल थे, या जो अन्य अधिकारी वर्ग थे वो भी क्या थे, इस अपनी जीविका पर जब खतरे की स्थिति दिखाई देगी वो भी इसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। और इसमें आग का घी का काम करेगा ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो धार्मिक परिवर्तन वगैरह की घटनाएं यहाँ पर घटित होंगी। तो सामाजिक सांस्कृतिक कारण स्पष्ट हो गए। जी सर। यस सर। चलिए अब देखिए, बात करते हैं सैन्य कारणों के संदर्भ। तो आपको पता है कि जैसे ही ब्रिटिश एम्पायर का भारत में पदार्पण होगा, वेस्ट इंडिया कंपनी का, तो धीरे धीरे वो क्या करे, वो भारतीय सैनिकों के द्वारा ही भारतीय क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करेगी। यानी कि अगर ब्रिटेन का एक सैनिक होगा तो भारत का कितना सैनिक होगा, 10 सैनिक होगा। तो यहाँ पर यह देखा गया कि भाई दोनों काम हम एक ही करते हैं। जैसे कि हम काम करते हैं कि भाई कहीं पर आक्रमण करना है और वीरता के साथ वहां पर लड़ना है, और ब्रिटिश सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। तो इसमें हम कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन जब वेतन की बात आएगी, जब सुविधा की बात आएगी, जब खाने पीने की बात आएगी, तो यहाँ पर वो नस्लीय विभेद का शिकार होंगे। इसके अलावा देखिए, तो हमने कहा कि जो सैन्य वर्ग था वो कहीं ना कहीं भारतीय समाज का ही प्रतिनिधित्व करता था। भारतीय समाज का से उसका क्या था, भावनात्मक संबंध। और भावनात्मक संबंध होने के साथ साथ सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर होने वाला कोई भी परिघटना, कोई भी परिवर्तन, वो इन सैनिकों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता था या आहत करता था। जैसे कि हमने कहा कि अवध को हमने क्या किया, 1856 में ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया। लेकिन आपको पता है कि अवध का जो सैनिक है बड़े पैमाने पर ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या थी, कार्यरत थी। तो कहीं ना कहीं इस परिघटना से
अवध के साथ जो भावनात्मक संबंध था सैनिकों का, वो क्या होगा, अब नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। और ब्रिटिश एम्पायर के प्रति उनके मन में जो सम्मान था, जो समर्पण था, उसमें क्या होगी, गिरावट दिखाई देगी। दूसरी तरफ हमने कहा कि जो अधिकांश सैनिक थे वो क्या थे, उच्च वर्ण के थे, और उच्च वर्ण के थे तो जो धार्मिक प्रतिबंध था वो भी इन पर लागू होता था। और धार्मिक प्रतिबंध क्या था, तो धार्मिक प्रतिबंध था कि पहाड़ों के उस पार नहीं देखना, समुद्र के उस पार नहीं देखना है। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी तो वो क्या कहेगी, सैनिकों को पहाड़ के उस पार जाओ और युद्ध करो, समुद्र के उस पार जाओ और युद्ध करो। और ऐसी परिस्थिति में सैनिकों का क्या होगा, एक तो धार्मिक भावनाएं उसकी आहत होगी, और दूसरा क्या होगा, उसका सामाजिक बहिष्कार भी होगा। समाज में उसका जो मान सम्मान है, इज्जत है, उस पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो परिणाम स्वरूप उसको लगेगा कि अब क्या है, तो मेरा धर्म भी अब क्या हो गया, खतरे में पड़ गया। एक तो नस्लीय विभेद पहले से था, राजनीतिक परिघटनाएं पहले से व्याप्त थी, अब यहाँ पर क्या होगा, तो कहेगा कि धर्म भी अब खतरे में है। और इसमें आग का घी का काम करेगा। जब क्या होगा, तो यह अफवाह फैलेगी कि अब क्या है, तो ब्रिटिश एम्पायर पूरी तरीके से हमारी धार्मिकता को भ्रष्ट करने की स्थिति में है, और गाय और छुआर की चर्बी से लगा हुआ जो गोली है उसको क्या करना है, हमें चलाना पड़ेगा। तो अब सैनिक क्या करेंगे, अपने अस्तित्व को लेकर, अपने धार्मिक महत्व आकांक्षाओं को लेकर विद्रोह की परिघटना को अंजाम देंगे। और अंततः मंगल पांडे की बात कर लीजिए या मेरठ जैसी घटनाओं की बात कर लीजिए, यह क्रांति का बिगुल बज जाएगा। और धीरे धीरे आने वाले 5-6 महीनों में संपूर्ण उत्तर भारत इस अखिल भारतीय क्रांति का सहभागी बनेगा, उसका प्रत्यक्ष गवाह बनेगा, और कुछ समय के लिए अपनी बेसिक सत्ता को भारत से मुक्ति भी कर देगा। बात स्पष्ट हो गई? जी सर। हम्म, यस सर। चलिए, तो कारण का इमेज क्लियर हो गया एक कहानी के रूप में। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सर नहीं सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? क्या था उद्देश्य? ब्रिटिश समाज का उद्देश्य खात्मा। क्या था? ब्रिटिश औपनिवेशिक समाज का खात्मा। उद्देश्य था कि ब्रिटिश एम्पायर को क्या करना है, देश से बाहर निकालना है और एक स्वाधीन भारत का निर्माण करना है, या भारत को स्वाधीन कराना है। यही उद्देश्य था इसका। ठीक है, तो अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना और स्वाधीन भारत की नींव रखना, ये इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था। बात स्पष्ट हो गई? इसके अलावा ढेर सारे उद्देश्य थे कि अपने परंपरागत जो अधिकार हैं उसकी पुनर्प्राप्ति करनी है। ठीक है, क्योंकि विद्रोह का दृष्टिकोण क्या था, पश्चगामी था ना, कि सभी क्या थे कि अपने अपने पूर्व के जो अधिकार थे उसकी प्राप्ति को लेकर सामने आए थे। झांसी की रानी कहती है कि मैं झांसी नहीं दूंगी, मतलब क्या है, मतलब यही है कि मुझे हमें झांसी इन प्रकारेण प्राप्त करना है, और वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं पुरातन, उसे फिर से हमें क्या करना है, स्थापित करना है। तो यह जो पश्चिगामी दृष्टिकोण था, यह भी क्या था, एक उद्देश्य था ना, कि अपने परंपरागत जो अधिकार हैं उसकी पुनर्प्राप्ति
प्राप्ति करनी। ठीक है, बातें स्पष्ट हो रही है? जी सर। इसके अलावा उद्देश्य क्या था? तो भारत की जो आर्थिक स्थिति थी उसको क्या करना है, पुनः बहाल करना है। ये सब जो अन्य जितने भी प्रभाव हुए हैं उसको जब हम यहाँ से क्या करेंगे, बाहर करेंगे, तो जो नकारात्मक प्रभाव तत्काल भी परिदृश्य में अगर दिखाई देगा आपको, तो वो सभी चीजें क्या होंगी, उद्देश्य के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो स्थापित सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा थी उसे क्या करना था, पुनर्बहाल करना था। सर आवाज ब्रेक हो रही है, फिर से बोल दीजिएगा। आवाज ब्रेक हो रही है? नहीं ठीक है सर, उनका होगा जो। ठीक है प्रीति, एक बार देख लीजिए। नहीं सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ सर सुन रहे हैं। यस सर। यस सर। यस सर। मैं कहाँ चला गया? सर भारत की आर्थिक मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को? नहीं सर। मैं दिख नहीं रहा आपका ना? वीडियो ऑफ हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दिख क्यों नहीं रहा हूँ। वही चीजें तो मुझे मिल नहीं रही कि मेरा जो मीटिंग है वो गया कहाँ, वो दिख ही नहीं रहा है मुझे। ठीक है, और दिखे तब तो मैं आप वहाँ पे मीट पे ऊपर न्यू मीटिंग का कोड आ जाता है। ऊपर से नीचे स्लाइड कीजिए सर। अल्ट्रा सेविंग मोड में है, स्लाइड में भी कुछ नहीं दिखेगा। तब तो नहीं हो सकता ठीक है, तब तो नहीं होगा सर, उससे तुम्हें निकलना। यस सर, उससे निकलने के बाद ही दिखेगा सर। अल्ट्रा सेविंग मोड में जब निकल जाए फिर नेटवर्क इशू क्रिएट हो जाएगा, तो बहुत सारी परेशानियां हैं। क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2 ऐप चला के काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बाकी सारे को बैन कर दिया है मैंने। और फिर भी नेटवर्क की स्थिति ये होती है कि सर नेटवर्क के लिए आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। खाली बोल दीजिए सर, हम लोग सुन लेंगे। अभी आवाज तो क्लियर है सर। ठीक है ना? नोट्स में जो बातें लिखी हैं वो स्पष्ट हो रही है ना? यस सर। जी सर। चलिए आ गया। चलिए तो अब बात करते हैं इसके स्वरूप के संदर्भ। तो जब इसके स्वरूप के संदर्भ में बात करते हैं तो इस पर जो दृष्टिकोण है वो विभिन्न इतिहासकारों का अलग अलग है। यानी कि भारत की जो 1857 क्रांति है उसकी स्वरूप या प्रकृति कैसी थी, इस पर क्या है, इतिहासकारों के बीच विवाद है, इतिहासकारों के बीच मत भिन्नता की स्थिति दिखाई देगी। ब्रिटिश इतिहासकार होगा तो वो क्या कहेगा, यह एक राष्ट्रीय षड्यंत्र था। यह क्या है, तो गोरे लोगों पर काले लोगों का हमला है। ठीक है, वहीं भारतीय इतिहासकार जब होंगे तो सावरकर कहेंगे कि यह क्या था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो कहीं न कहीं इसका स्वरूप जो है, इसकी प्रकृति जो है, उसको लेकर इतिहासकारों के बीच मत भिन्नता की स्थिति आपको दिखाई देगी। नोट्स में लिखा हुआ स्वरूप? यस सर। जी सर। यस सर, अच्छे से लिखा है? हुआ है। अच्छे से लिखा हुआ है ना? हाँ सर, दिया हुआ है सर।
देखिए एक बार क्योंकि इसमें तो एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है नहीं। हम्म इसमें तो नहीं सर, स्टेटमेंट है और उसको रटना है। बस इसमें सर एक जी इंडियन इतिहासकार का कोई जिक्र नहीं है सर। नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन के नहीं रूप है में सर। है सर। है सर, राष्ट्रीय आंदोलन है के रूप सर, है में सर। है। इजरायली वीर सावरकर, अशोक हाँ हाँ, अहिंसा, नीचे है सर। जैसे राष्ट्रीय विद्रोह माना। होगा। जी ये सर। सर बीडी सावरकर का है। ठीक है, तो सारा सब स्टेटमेंट कितना अच्छा तो लिखा हुआ है इसमें, इतना टॉपिक करके लिखा हुआ है। धर्म युद्ध के संदर्भ में, हिंदू मुस्लिम है षड्यंत्र सर के रूप लिखा। में, सैनिक के रूप में, बर्बरता एवं सभ्यता के संघर्ष के रूप में, राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के रूप में, कितना अच्छे तो लिखा हुआ है। तरह तो मिलेगा भी नहीं कि आप लोगों को। हम्म सर ठीक है। जी ये सर। सर ठीक है सर। ठीक है, यस। तो जी सर। ये चीजें। अब क्या क्या टॉपिक बच गया? स्वरूप हो गया क्लियर, स्वरूप या प्रकृति क्लियर हो गया। महत्व बच गया सर। अब रह गया इसका महत्व असत परिणाम या प्रभाव महत्व। और असफलता के कारण, ठीक है। महत्व। यस। ठीक है, और फिर आ जाएंगे हम लोग बिहार पे। ठीक है, यस। चलिए इसको हम लोग कल देखेंगे। अब पता नहीं मेरे से ये चीजें बार बार गायब हो जा रही है इमेज, तो इसको कल हम लोग इस पे परिचर्चा कर लेंगे। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई ना? फिगर क्लियर हो गया 1857 क्रांति के जी संदर्भ सर। में? जो जो जी स्टेटमेंट है सर। उसको कुछ रट जी लीजिएगा, कि कभी कभी क्या करता है ये स्टेटमेंट उठा के ही पटक देता है क्वेश्चन के रूप में। तो स्वरूप के जो स्टेटमेंट है उसको आप लोग याद कर लीजिएंगे, कर लेंगे तो अच्छा बेहतर रहेगा आपके लिए भी और आपकी सफलता के लिए भी। ठीक है ना? चलिए, बाकी जो है 1857 क्रांति के संदर्भ में तो आप लोग सारी चीजें पढ़े ही हैं और सब कुछ पता ही है आप लोगों को, तो एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत है नहीं इसमें। जो भारतीय बिहार संदर्भ है ना, जहाँ पे क्या है नोट्स की अपनी सीमाएं हैं, उस पे हम लोग बेहतर रूप में काम कर लेंगे। ठीक है ना? सही कर रहे हैं ना कि नहीं कर रहे हैं? जी सर। तो एक बार इसको नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर चीजें वहां पर बेहतर रूप में लिखी गई हैं। ठीक है ना? वो नहीं भेजा था मैंने ना, जो कल कहा था कि मैं भेज दूंगा, क्या कहा था मुंडा के संदर्भ में ना? पटना यूनिवर्सिटी का नोट्स। जी सर, नहीं आया है। अच्छा, चलिए मैं उसको अभी भेज देता हूँ। बाकी नोट्स में हर चीजें क्लियर अच्छे से हैं, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जिसने भी मेरे क्लास नोट्स को बनाया है बहुत मेहनत से बनाया है और बहुत ही दिल से बनाया है। और देखिए परिणाम को भी मैंने कितने बेहतर रूप में स्पष्ट कर दिया है। आप लोग क्या करते होंगे कि एक ही बार में उसको स्पष्ट करते होंगे, जबकि यहाँ पे क्या है बेहतर रूप में परिणाम को भी स्पष्ट किया गया है। ठीक है? हाँ सर। एक जो है इसमें भारतीय दृष्टिकोण को एक बार देखना पड़ेगा। ये सिर्फ जो है ब्रिटिश दृष्टिकोण से परिणाम है, क्योंकि भारतीय दृष्टिकोण से भी यहाँ डाला गया है। ठीक है ना? हिंसात्मक के स्थान पर अहिंसक आंदोलन की शुरुआत होगी, आर्थिक राष्ट्रवाद प्रारंभ हो जाएगा, महिलाओं की भूमिका में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। ठीक है, यहाँ से संवैधानिक प्रक्रिया का आरंभ होना और भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाना, ये सब चीजें जो भारतीय दृष्टिकोण के संदर्भ में भी है इसमें। तो दो संदर्भों में परिणाम हमें देखना पड़ेगा। क्या? एक तो अपने बेसिक सत्ता की दृष्टि से क्या परिणाम रहे और एक भारतीय दृष्टिकोण से क्या परिणाम रहे, क्योंकि यही दो हित समूह है ना इसके। जी सर। तो इन दोनों संदर्भों में सर परिणाम को इसी का देखने की अच्छे और कोशिश कीजिएगा। सर सूर्यकांत, इसको अच्छे और बुरे परिणाम के रूप में भी व्यक्त कर सकते ना?
बोल रहा हूँ इसका परिणाम को अच्छे और बुरे परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकते। वो चीजें गलत, ट्रेडिशन गलत हो जाएगा। कर तो सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें मार्क उठाना है ना। यस सर, यस सर। तो वही ना जो सर, मैं असफलता साइंटिफिक का रूप से कह कारण रहा हूँ ही ना, हो वो गया, सबसे ज्यादा, या फिर जो है 1857 के विद्रोह का परिणाम। ठीक है, मैंने जो कहा ना उस सबसे बेहतर और साइंटिफिक है वो। ठीक है, तो उसको औपनिवेशिक दृष्टि से क्या परिणाम रहे और राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से क्या परिणाम रहा, इन दो संदर्भों में जब स्पष्ट करेंगे तो ये चीजें ज्यादा साइंटिफिक होंगी, ज्यादा इनोवेशन होगा, नयापन लगेगा सामने वाले को भी, क्योंकि इस दृष्टिकोण से आपको नोट्स कहीं मिलेगा भी नहीं, और खुद उसने इस तरीके से नहीं जजमेंट किया होगा इसको, तो उसको पढ़ने पे भी क्या लगेगा, अच्छा ये भी दृष्टिकोण होगा ना, तो नयापन भी लगेगा उसको। तो नयापन जहां लगता है वहां मार्किंग क्या होते हैं, अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरीके से उसको एक बार देख लीजिएगा, अगर कुछ ऐसा लगता है तो उसको इस पॉइंट आउट से, नजरिए से, अगर नोट्स में नहीं है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पॉइंट सबमिट कर दीजिएगा उसमें, तो चीजें बेहतर रूप में स्पष्ट हो जाएंगी। ओके जी, यस सर। चलिए, बाकी असफलता के कारण क्या रहे, ये सब चीजें तो सब पता ही है आप लोगों को, तो उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है नहीं, उसको नोट से आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगर ऐसा लगता है कि नहीं कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो कल हम लोग उस पर परिचर्चा कर लेंगे, और कल हम लोग बिहार के संदर्भ में जहाँ नोट्स की अपनी सीमाएं हैं और बेहतर रूप में कहीं भी एक्सप्लेन नहीं है, उसका साइंटिफिक रूप से एक्सप्लेन नहीं है, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है ना? यस सर, यस सर। चलिए, ओके, फिर गुड नाइट। गुड गुड नाइट नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।